Sweet. The firm at present is at Delhi, performing pan India with a team of advocates, attorneys, and subject experts with over 10,000 happy clients. The firm has been one of the major performers in the legal fraternity since 1980. Their ambition is to provide prompt solution to the legal issues with quality services. The firm serves to industry, corporate, business houses, as well as general people, and with a team of dedicated lawyers and paralegal staff, and striving to provide the best ever solution to all the legal problems. So once again, on behalf of IIMT College, I welcome to you, sir. Now, over to you, sir. Thank you. Hello. Yes, sir. You are audible, sir. Yes, yes. As we all know, today is the era of intellectual property rights. कोई नई चीज नहीं है। जब से मनुष्य और उसके सभ्यता का विकास हुआ, तब से इस बौद्धिक संपदा का विकास साथ ही साथ होने लगा था। अगर आज के दौर में देखा जाए तो बौद्धिक संपदा और उससे जुड़े कानूनों का जो मायाजाल है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया और इसकी ज़रूरत आज हर व्यक्ति को है, हर संस्था को है, हर समाज को है। आज बौद्धिक संपदा हर व्यक्ति की ज़रूरत इसलिए बन गई क्योंकि उसी से व्यक्ति और उसी से उसकी संस्था की पहचान हो रही है। और आज का समय पूरी तरीके से एक व्यापारिक समय है, जहाँ पर कि व्यापार और उसी से सारा समाज निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर बौद्धिक संपदा और उससे जुड़े कानून और उसकी उपयोगिता हर व्यक्ति को, हर समाज को जानना बहुत ही उपयोगी है। जहाँ तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सवाल है, इसमें कुल मिलाकर के लगभग 6 तरीके के प्रोटेक्शंस दिए जाते हैं। इनमें जो सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन माना जाता है वो है ट्रेडमार्क्स का, कॉपीराइट्स का। हालांकि कोई भी प्रोटेक्शन जो किसी भी तरीके के इंटेलेक्चुअलिटी के लिए बनाया गया वो किसी से कम नहीं है, कमजोर नहीं है, लेकिन जो जो आसानी से दिखने वाली चीजें हैं, जिसकी की जरूरत हर व्यक्ति को है, वो है कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स। कॉपीराइट्स इसलिए कहा जाता है कि हमने अगर कहीं कोई भी चीज को क्रिएट किया, किसी भी चीज को हमने डेवलप किया, दैट मीन्स दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय मी एंड इट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर हमने किसी भी तरीके के कॉपीराइट्स वगैरह को प्रिजर्व नहीं किया या उसको किसी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया अंडर प्रोविजंस ऑफ लॉ, तो होता क्या है कि अगर कभी कहीं कोई जरूरत पड़ गई तो प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो जाती है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम उसको साबित कैसे करें कि ये चीज मैंने बनाई है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअलिटी से ही जो डेवलप की जा रही है, एक आदमी की अपनी बौद्धिक संपदा, एक आदमी की अपनी बौद्धिकता से जो चीज बन रही है, जो चीज निकल करके आ रही है, वही उसकी एक बौद्धिकता है। और उसी को हम जब प्रिजर्व करते हैं, जब हम उसको किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका कि एक वैल्यू है, जिसकी कि उसके सोशल लाइफ से लेकर के उसकी कमर्शियल कॉर्पोरेट लाइफ तक में उसकी एक वैल्यू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कॉपीराइट के अलावा दूसरे और भी प्रोटेक्शंस बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो प्रोटेक्शंस की बात हम कहें तो लगभग 6 तरीके के प्रोटेक्शंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में सुने, देखे और माने जाते हैं। उनमें कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट्स हैं, उसके अलावा डिजाइन्स हैं, उसके अलावा जीआई और आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह का रिलेशंस में। तो ट्रेडमार्क्स की अगर हम बात करें तो ट्रेडमार्क्स भी एक बहुत ही उपयोगी प्रोटेक्शन है। ये पूरे तरीके से आपके कॉर्पोरेट को गवर्न करता है, कॉर्पोरेट या आपके इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। तो ट्रेडमार्क्स एक्ट 1970 में बनाया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इम्प्लीमेंट किया, लॉ बनाया। हालांकि पहले से भी ट्रेडमार्क्स लॉ, पूरे अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो पहले भी ये चीज़ें मौजूद थी,
लेकिन उसको रेगुलेट किया गया, रेगुलराइज किया गया। और आज के समय में भी ट्रेडमार्क्स एक्ट 99 से लेकर के अभी अमेंडमेंट हुआ है, इसमें 2016-17 में अमेंडमेंट हुआ है। ये कुल मिलाकर के ट्रेडमार्क और उसकी वैल्यू को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ट्रेडमार्क्स आखिर है क्या चीज? ट्रेडमार्क में ये हो जाता है कि सपोज दैट अगर हमने कोई नाम बनाया, कोई लेबल बनाया, कोई लोगो बनाया, तो उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो ट्रेडमार्क एक्ट में होता है। अब ट्रेडमार्क इस समय सबसे ज्यादा जानी मानी और पहचानी जाने वाली इंडस्ट्री, चूंकि ये हर घर में, हर समाज में, हर व्यापार में मौजूद है। हम कोई भी बिजनेस करने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हम अपने व्यापार को हम करेंगे कैसे, अपना बिजनेस हम चलाएंगे कैसे। तो सीधी सी बात है, उसमें हमने अपना कोई नाम रखा, अपनी फर्म का नाम रखा, अपनी फर्म के नाम के साथ साथ अपने जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट में लेकर के आते हैं, जिसकी ट्रेडिंग है, अपनी सर्विसेज हम लेकर के आ रहे हैं, जिसको कि हम डील करते हैं, जिसको कि हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना जो नाम रखा, उस नाम का प्रोटेक्शन, चूंकि ये नाम हमारी अपनी बौद्धिकता से बनाई हुई चीज है और इसका चूंकि ये हमारी फर्म है और हमसे जुड़ी हुई चीज है, इस वजह से इसका हमारे बिजनेस पे एक बहुत बड़ी भूमिका, एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो अगर हमने इस चीज को साल, 2 साल, 4 साल तक लग करके इसको इस्तेमाल किया और पता चला कि हमारे बगल में कोई आदमी खड़ा होकर के कहता है कि नहीं भाई ये तो नाम हमारा है, ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आखिर एक ही नाम को 2, 3, 4, 5, 6, 10 लोग क्लेम करने लग जाते हैं। तो एक आदमी जो सालों से अपनी पहचान बनाता है अपने बिजनेस को लेकर के, अपने नाम को या अपने सर्विसेज को लेकर के, जो अपने नाम से ही जाना पहचाना जाता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में नाम हमारा और उसका बेनिफिट दूसरे, तीसरे, चौथे लोग उठाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही ट्रेडमार्क एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है और जो नाम और लेबल लोगों को कंट्रोल करता है। इसमें सिचुएशन ये है कि अगर कोई नाम, कोई लेबल लोगों किसी आदमी को दे दिया गया, तो उसको दूसरे, तीसरे, चौथे कोई भी आदमी उसको न कॉपी करना पावे और न ही उसका कोई गलत इस्तेमाल करके फायदा उठाना पावे। ट्रेडमार्क एक नेगेटिव लॉ है जो ये कहता है कि अगर एक आदमी को कोई चीज दे दी गई तो उसके अलावा दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी आदमी को उस नाम या उस लेवल लोगों को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो डिफरेंट सेक्शन ट्रेडमार्क एक्ट में बनाए गए हैं जो कि इंफ्रिंजमेंट से लेकर के पासिंग ऑफ तक की प्रोविजंस को कंट्रोल करते हैं। यानी किसी भी तरीके से वो इंश्योर करता है कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सपोज दैट अगर ट्रेडमार्क में लेबल लोगों के साथ अगर नाम वगैरह है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी आदमी उसको कॉपी ना करना पावे। तो ट्रेडमार्क एक्ट आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम इस समय हो रहा है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पहले तो नहीं जाना चाहते हैं, अगर अभी आज से खाली 3-4 साल पहले तक के रिजिम में, अगर 3-4 साल पहले तक के भी सिचुएशन में चले जाए, इतनी ज़्यादा तेज़ी से ट्रेडमार्क के प्रोटेक्शन का काम बढ़ा है, क्योंकि पब्लिक को, जो हिंदुस्तानी जनता है या जो हिंदुस्तानी कारोबारी हैं, उनको धीरे-धीरे अब इस लॉ की या अब इस काम की जरूरत या इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी है। पहले साल भर में 500, 700, 2000, 5000, 10,000 एप्लीकेशन फाइल होती थी, लेकिन आज के सिचुएशन में पिछले सन 2020-21 की मैं बात करूं तो तकरीबन 13 लाख एप्लीकेशन एक साल में फाइल हुई है और ये ट्रेंड लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि प्रोटेक्शन के काम पर लगे हुए हैं, सपोज दैट हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर जो नए कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, उनके लिए वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें। तो कॉर्पोरेट्स के लिए तो ये होता है कि उसकी प्रोटेक्शन उनको दी जानी चाहिए, मिलनी चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया मौका है। सबसे पहले तो ट्रेडमार्क एक्ट एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन आपको दिलाता है। हालांकि ठीक है, ये सेंट्रल लॉ है जो कि आपके नेशनल टेरिटरी तक ही सीमित रहती है, लेकिन आप चाहें तो इसको डिफरेंट लॉज, डिफरेंट प्रोविजंस और डिफरेंट ट्रीटीज आके जिसके अंतर्गत हम अपने ब्रांड को इंटरनेशनल भी बना सकते हैं। आज आप देखिए, आप हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, हम अपने घरों के अंदर बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ब्रांड्स देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहे हैं जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स की हैं, मतलब जो हमारे इंडिया में नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है दूसरे देशों की, लेकिन हमारे घर के अंदर तो कुछ चीजें मौजूद है। हम चाहें तो उनको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके पीछे वो कंपनीज, वो फर्म्स अपना प्रोटेक्शन लेकर के आ रही हैं। अगर हम उनको कॉपी करते हुए पाए जाएंगे तो हमारे खिलाफ दुनिया भर की प्रोसीडिंग्स है, लीगल प्रोसीडिंग्स है। सेक्शन 134, 135 की ट्रेडमार्क एक्ट में प्रोविजंस है जिसमें कि हमारे खिलाफ एक पिटिशन फाइल करके कोर्ट से हमें डैमेजेस वगैरह भी लिया जा सकता है।
इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमने आपको बताया कि ट्रेडमार्क्स के बारे में, इसके अलावा हमारे पास अभी पेटेंट एक्ट है। पेटेंट में क्या होता है कि कोई नॉवेल टेक्नोलॉजी अगर आ रही है, कोई टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो पेटेंट किसी टेक्नोलॉजी को ही डील करता है, और टेक्नोलॉजी में भी अगर नॉवेल्टी नहीं है तो फिर पेटेंट का कोई मतलब नहीं। अगर कॉपी की गई कोई चीज़ है तो उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। पेटेंट ओनली फॉर 20 ईयर्स ग्रांट किया जाता है, उसके बाद वो चीज़ जो टेक्नोलॉजी, जो नॉवेल टेक्नोलॉजी आ रही है वो पब्लिक डोमेन में चली जाती है, उसको कोई भी आदमी कॉपी कर सकता है, यूज कर सकता है, बना सकता है। तो पेटेंट सबसे पहले किसी टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी में भी जो अगर नॉवेल्टी है तो उसी चीज को ये कंट्रोल और गवर्न करता है। अब नॉवेल्टी केवल आपकी नेशनल टेरिटरी में नहीं, ये पूरे इंटरनेशनल टेरिटरी में देखी जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूएस में कोई प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है और हम इंडिया में आकर के हमने उसी की प्रोटोटाइप, उसी की जीनोटाइप बना करके हमने फाइल कर दिया और प्रोटेक्ट और पेटेंट ले लिया उसका। नहीं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि जो पेटेंट ऑफिस है, जो पेटेंट लॉज है, वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि ये कहीं से कॉपी तो नहीं किया गया। अगर नॉवेल्टी नहीं तो फिर पेटेंट नहीं दिया जा सकता। पेटेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो प्रोडक्ट पेटेंट, दूसरा कि प्रोसेस पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट्स अभी हिंदुस्तान में उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि प्रोसेस पेटेंट्स इंडिया में भी ज़्यादा होते नहीं हैं। लेकिन यूएस वगैरह, जैसे यूएस और यूके की जो पेटेंट ऑफिसेज हैं, ये प्रोसेस के ऊपर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्ट पेटेंटिंग में भी एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जैसा भी हमने बताया कि अगर नॉवेल्टी नहीं है तो भी प्रोडक्ट में पेटेंट नहीं मिलेगा। पेटेंट आखिर होता क्या चीज़ है? एक ऐसी फीचर, एक ऐसी नॉवेल्टी जो कि अभी तक किसी के पास नहीं है, कोई नहीं जानता है, या एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि ऑलरेडी नोन, ऑलरेडी बनाया गया कोई प्रोडक्ट किसी नए तरीके से, किसी नए फीचर्स के साथ चीज, वही प्रोडक्ट सामने आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पेटेंट का भी जो प्रोसेस होता है उसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन पेटेंट में अभी हमने बताया कि एक नॉवेल्टी होती है किसी प्रोडक्ट की, उसकी नॉवेल्टी को ही कंट्रोल करता है पेटेंट। उसके अलावा डिजाइन्स एक्ट है, थर्ड प्रोटेक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉज में डिजाइन का प्रोटेक्शन होता है। अब डिजाइन प्रोटेक्शन मीनिंग देयर बाय कि अगर हमने कोई चीज, मतलब कोई 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 कॉन्फ़िगरेशन, कोई शेप अगर हमारे सामने किसी चीज का दिखाई दे रहा है, कोई शेप, मतलब कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट सामने से कैसा दिखाई दे रहा है, हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अगर रजिस्टर कराना होगा, अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि दूसरा कोई आदमी इसके शेप को कॉपी न कर पाए, तो इसके लिए हमको डिजाइन रजिस्ट्रेशन में जा करके एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। जो डिजाइन एक्ट 2000 बनाया गया है वो इस चीज को गवर्न करता है। उसमें सारे प्रोविजंस मौजूद हैं जिससे कि एक एक प्रोडक्ट जिसकी की कोई शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोटेक्ट की जा सकती है और दूसरे तीसरे चौथे आदमी को कॉपी करने से रोका जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास जीआई है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, इसका मतलब ये है कि किसी जियोग्राफी को इंडिकेट करने वाली चीज़ें हैं। सपोज दैट बासमती चावल के बारे में कहा जाता है कि ये किसी स्पेसिफिक जगह से है, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी प्रोडक्ट है जिनके बारे में कहा जाता है कि किसी स्पेसिफिक जगह से अगर वो आ रही है तो उसमें एक अलग उसकी गुण और क्वालिटी होगी, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों के लिए हम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस में जाते हैं। जबकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स में आईसी जो लॉज है, आईसी लॉज 1999 का प्रोविजन है, उसमें भी सर्किट्स को लेकर के वहां पर सारे प्रोटेक्शन का प्रोविजन बनाया गया है। अब आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल या फिर जो सबसे ज्यादा कॉमन चीजें हैं उसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है, मोस्ट कॉमन। अब ऐसे तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर तरीके के, न केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बल्कि सारे ही स्टेट ने अपने पास लॉ बना करके रखे हुए और उसके साथ में डिफरेंट राइडर्स लगा करके रखे कि भाई लॉ और उसकी एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल इंटैक्ट बनी रहे। और अगर प्रोटेक्शन वगैरह बनाए, अगर 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 इन्फ्रिंजमेंट वगैरह का सिचुएशन खड़ा होता है तो फिर उसके वास्ते कोर्ट्स को जो रिजेक्शन दिया गया है डिफरेंट एक्ट का, डिफरेंट एक्ट में डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उनको प्रोटेक्ट किया गया है। अभी हमने बताया कि सबसे ज्यादा अगर इस समय दुनिया में धूम मचाने वाली स्थिति या फिर सबसे ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड अगर कोई चीज इस समय देखी जा रही है
तो वो ट्रेडमार्क और उसका प्रोटेक्शन है। अगर हम अपने इंडियन सिनेरियो अगर इंडियन सिनेरियो की बात करें तो इंडिया में खासतौर पे आईपी लॉज के बारे में जो अवेयरनेस थी पहले काफ़ी कम थी, लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। अभी अगर मैं सन 2010 या उसके बाद की बात करें तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पहले ट्रेडमार्क जो फाइल्स हुआ करते थे 2000, 3000, 4000 ट्रेडमार्क फाइल होते थे साल भर में, लेकिन अभी की सिचुएशन ये चल रही है 5-5 लाख, 6-6 लाख, 8-8, 10-10 लाख एप्लीकेशन हर साल फाइल होने लग गए हैं और ये ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको कि लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना है तो उनके लिए ये फील्ड एक इंडस्ट्री के तौर पे इमर्ज कर रही है, इंडस्ट्री के तौर पर सामने आ रही है। अगर हम इसके बारे में और थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करें तो देखिए, ट्रेडमार्क एक्ट पूरे इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पूरे हिंदुस्तान में कुल 5 जगहों पे इनके ऑफिस बनाए गए हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का हेड ऑफिस तो मुंबई में है, लेकिन उसके अलावा इनके जो और दूसरे ऑफिस हैं दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में भी बनाए गए हैं। पूरे नॉर्दर्न इंडिया का जुरिस्डिक्शन आपको दिल्ली ट्रेडमार्क ऑफिस पे है, जबकि ईस्टर्न इंडिया का जुरिस्डिक्शन आपके पास कैलकाटा जुरिस्डिक्शन पे जाता है। इसी तरीके से हिंदुस्तान में जो अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई के जो जुरिस्डिक्शन है उस तरीके से आसपास के स्टेट्स को कवर करते हैं। ट्रेडमार्क में सिचुएशन ये है कि इधर बीच अगर मैं बताऊं तो काम की गति पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ ही रही हैं, इवन साथ ही साथ ऑफिस ने भी यानी गवर्नमेंट ऑफिस ने भी कोऑपरेट करना बहुत अच्छे से शुरू किया कि पहले जो काम हम लोग किया करते थे 12-13 महीने में एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन हुआ करती थी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने में 6-6 साल, 7 साल, 8-8, 10-10 साल लग जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब से हमारी कुछ कुछ मूवमेंट बढ़ा है, कुछ कुछ गवर्नमेंट के ऊपर कुछ जब से प्रेशर पड़ा है, तब जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टाफ की संख्या बढ़ाई है। उसके अलावा जो उन्होंने प्रोविजन थे उसके दुनिया भर के उसको भी थोड़ा सा कट शॉर्ट किया है, जिससे जो एग्जामिनेशन या जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो तकरीबन 4-6 साल, 7 साल लग जाता है तो वो तकरीबन 6 महीने, 8 महीने तक आकर के सीमित हो गया है। इससे पब्लिक को भी खुशी मिल रही है कि भाई उनका काम जल्दी हो रहा है। गवर्नमेंट ने जो पेमेंट्स इसके लिए बढ़ा दी, जो गवर्नमेंट फीस हुआ करती थी वो गवर्नमेंट ने लगातार बढ़ाया, जो कि इस इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही फैक्टल साबित हो रहा है। गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो उन्होंने तो अपनी फीस बढ़ा दी, ठीक है फीस बढ़ाई, लेकिन सुविधाएं भी बढ़ाई है साथ ही साथ। लेकिन इसका असर जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आईपी इंडस्ट्री में, खासतौर पर ट्रेडमार्क इंडस्ट्री पर इसका असर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ठीक है, हालांकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लगातार बढ़ रही हैं, एप्लीकेशन फाइलिंग की स्पीड बढ़ रही है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ रही हैं, लेकिन जहां तक एक सपोर्ट का सवाल उठता है कि गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, तो ये एक उल्टा असर हो रहा है। पहले एप्लीकेशन फीस केवल एक फ्लैट अमाउंट जाया करती थी, 2000, 2500, 3000 रुपए जाया करते थे, लेकिन इधर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फीस बढ़ा करके 10,000 रुपए तक पहुंचा दी है और कई सारे सेगमेंट्स में उन्होंने फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि पार्टी चाहती तो है कि उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन मिले, लेकिन कहती पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, कैसे किया जाएगा इस काम को। दैट इज अदरवाइज उसके लिए गवर्नमेंट के साथ में एक नेगोशिएशन कई स्तर पे हुआ है, कई बार ऐसे प्रयास किए भी गए हैं। कंट्रोलर सीजी को भी हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का भेजा था, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी प्रेजेंटेशन कराया गया है कि भाई आप अपनी जो फीस का स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा और मॉडरेट करिए और रिवाइज करिए इसको, क्योंकि आपने इसकी फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जिसका असर पड़ा रहा है। इसी तरीके से अगर हम कॉपीराइट एक्ट में चले जाते हैं तो कॉपीराइट एक्ट में भी फीस जो गवर्नमेंट फीस जो कि गवर्नमेंट अपनी अपनी फीस के तौर पे कलेक्ट करती है, वो भी फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कॉपीराइट एक्ट में प्रोविजन है कि भाई लिटरेरी से लेकर के दुनिया और कई तरीके लिटरेरी से लेकर के और कई तरीके के प्रोटेक्शन अवेलेबल है। सपोज दैट अगर हम वहाँ पे किसी वीडियोग्राफ की कॉपी कराने जाते हैं, कॉपीराइट कराने जाते हैं, तो प्रोविजन तो सेम है उसका भाई, ठीक है कि आप अपने प्रोडक्ट की 3-4 कॉपीज बना करके कॉपीराइट ऑफिस में सबमिट करिए, कॉपीराइट ऑफिस उसको एग्जामिन करेगा और उसकी चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा कि कहीं से कॉपी तो नहीं किया गया। अगर कॉपी नहीं किया जाता है, अगर कॉपी नहीं किया गया तो फिर जा करके ब्रांड की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। लेकिन वहाँ भी इशू वही होता है, फीस वहाँ भी बढ़ गई है। साथ ही साथ
सिचुएशन ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट का जो सिस्टम है वो कई बार बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़े बड़े हर्डल्स लेकर के आ रहा है। उसमें सबसे बड़ा इश्यू है टाइम टेकिंग का। जैसा हमने अभी आपको बताया कि ट्रेडमार्क में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों पर नहीं कर पा रही है। पेटेंट में एप्लीकेशन सालों साल लग जा रहा है। अब अगर हम इंटरनेशनल रिजीम की बात करें कि ट्रेडमार्क या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जितने भी तरीके के राइट्स को अगर इंडियन सिनारियो में बात करने की कोशिश करें या फिर अदर कंपेयरिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देखने की कोशिश करें, तो इंडियन सिस्टम थोड़ा सा उसमें पीछे रह जा रहा है। अगर हम बात करने की कोशिश करें कि पेटेंटिंग यानी जो टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्शन का सवाल उठता है, उसमें यूएस यूके में बहुत ज़्यादा, यूएस यूके से लेकर के चाइना जापान जैसी कंट्रीज है, इनमें बहुत बड़ी संख्या में पेटेंट फाइलिंग होती है, बहुत बड़ी संख्या में पेटेंट फाइलिंग होती है। और वो अपनी इनोवेशन को, वो अपनी टेक्नोलॉजी के प्रोटेक्शन के पीछे बहुत तेजी से दौड़ते हैं, भागते हैं। जबकि इंडियन सीन में, जबकि इंडियन टेरिटरी में अभी तक इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं आ पाई है। इसके लिए गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रही हैं। और जो पब्लिक भी पहले से जागरूक हुई है, अगर इंडियन सिनेरियो में देखा जाए तो। लेकिन तब भी हम इन कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। और यही हो रहा है कि इंडियन ब्रेन ही उन कंट्रीज में जाकर के उनके लॉज के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी का जहां तक सवाल उठता है, अब अगर इंडियन सिनेरियो को देखा जाए तो यहाँ पर चूंकि टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा ध्यान अभी भी नहीं दिया जाता है। मैक्सिमम ऑफ द इनोवेशन है जो कि बाहर से इंपोर्ट करके इंडियन टेरिटरी में आते हैं और हमारे घरों के अंदर तक सामान आ जाते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, वो इंडियन टेरिटरी में भी जिस तरीके से चल रहा है, खासतौर पे अभी पिछले दिनों जो पैंडेमिक की सिचुएशन आई है, कोरोना का सिचुएशन है, जिसकी वजह से यूएस यूके में जिस तरीके से परेशानियां खड़ी हुई हैं, जबकि इंडियन टेरिटरी में इसका उतना ज़्यादा फैटल शेप सामने नहीं आ पाया, किसी भी वजह से हो, चाहे वो फिजिकल इम्यूनिटी हो या फिर दूसरा कोई भी कारण हो सकता है। इसका असर इंडिया, चाइना या फिर एशियन कंट्रीज पर बहुत अच्छा हुआ है। हमने एक बात कहने की कोशिश की है कि ये जो इनोवेशन की स्पीड है, अभी पिछले 2-4 साल के दौरान में देखा जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, खासतौर पे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, या फिर और आप समझिए कि कुछ हद तक पाकिस्तान भी हो गया, इन सब जगहों पे जो इनोवेशन की रफ्तार है ये कुछ बढ़ी है पहले की तुलना में। और इसका फायदा निश्चित तौर पर आने वाले समय में इंडियन फ्रेटर्निटी को होगा, और वो दिन दूर नहीं है जबकि इंडिया भी दुनिया में आईपी लॉ में बिल्कुल बिल्कुल टॉप पर पहुंचेगा। वो चीज़ हमें ज़्यादा दूर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जिस तरीके से हमारा जो यूथ है या फिर हम जो सारे लोग मिल करके एक सिचुएशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका असर ये होने वाला है। और ये वक्त की ज़रूरत भी रह गई है, ये वक्त की ज़रूरत भी बन गई है। आखिर हम कब तक किसी के पीछे चलते रहेंगे? जैसे हिंदुस्तान को दुनिया का राजा कहा जाता था, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया हर क्षेत्र में कहा जाता था, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे चाहे सोशल सिस्टम हो अपना यहाँ का, हर तरीके से हिंदुस्तान को दुनिया का सिरमौर कहा जाता था। तो वो सिचुएशन हिंदुस्तान फिर पाने की रफ्तार पर जा रहा है। एनीथिंग मोर मैम? No, sir. So, in case anyone has any question, they may raise their hands. सर, अभी जो आईपीआर इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो अधिकार सम्मिलित हैं, उनमें अभी और क्या कुछ करने की आपको लगता है आवश्यकता है गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से ही सारी ही चीज़ें की जाने की ज़रूरत है। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से अगर इनिशिएटिव आता है तभी जाकर के उसका ग्राउंड जीरो तक असर पड़ेगा। यहाँ पे दो लेवल्स पे काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत दिखाई पड़ रही है। सबसे पहला तो जो गवर्नमेंट मशीनरी है, खासतौर पे जो गवर्नमेंट ऑफिस यानी आईपीआर का काम करने वाले जो ऑफिस हैं, ट्रेडमार्क ऑफिस, पेटेंट ऑफिस, डिजाइन ऑफिस, कॉपीराइट ऑफिस, ये जो ऑफिस है इनमें जो स्टाफ बैठा हुआ है, उनको हमको कहना पड़ेगा कि आपको 2-3-4 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक तो आप क्वालिटी जो आप क्वालिटी डिलीवर कर रहा है,
उसमें बहुत ज्यादा वेरिएंस देखने को मिल रहा है। एक ही इशू को एक ऑफिस यहाँ कर देता है, दूसरा ऑफिस ना कर देता है। एक ही इशू को, एक सवाल को, एक प्रश्न को एक ऑफिस एक्सेप्ट कर लेता है, दूसरा ऑफिस डिनाई कर देता है। यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई दे रही है, और बार बार ऐसा देखा जा रहा है कि हम आपस में ही कहीं ना कहीं जाकर के बिल्कुल एक दूसरे से टकरा जाने की पोजीशन पे खड़े हो जा रहे हैं। हम कहते हैं कि अब सपोज दैट अगर हम ट्रेडमार्क ऑफिस बॉम्बे में कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, तो वहां पे जो हमारे गवर्निंग अथॉरिटी ने जो एग्जामिनर्स है वो दूसरे बैठे हुए हैं। सेम एप्लीकेशन अगर हम कैलकाटा जुरिसडिक्शन में फाइल कर देता है, अब देखिए डिस्क्रिपेंसी कहां पर आ जाती है। बॉम्बे ऑफिस हमारी एप्लीकेशन को विदाउट ऑब्जेक्शंस ग्रांट कर देता है 1 महीने 2 महीने के अंदर जब एग्जामिनेशन आती है। उनको कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई पड़े, जबकि सेम एप्लीकेशन कैलकाटा जुरिसडिक्शन पे फाइल किया गया, उन्होंने कई सारे ऑब्जेक्शन रेज कर दिए। अब बताइए, एक्ट एक है, फिर डिस्क्रिपेंसी क्यों आ जा रही है? तो इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कहने का मतलब कि ये जो ऑफिसेज हैं, इसके अंदर जो स्टाफ बैठा हुआ है, इनकी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दूसरी चीज, जो समय लग रहा है, बौद्धिकता यानी आईपी राइट्स के ऊपर टाइम का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। सपोज दैट अगर आज हमने कोई नई चीज बनाई, गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन दे दे, 10 दिन के अंदर दे दे, गवर्नमेंट हमें सर्टिफाई कर दे 1 महीने 2 महीने 4 महीने के अंदर कर दे सर्टिफाई, उसे भाई उनको प्रोसेस ही तो करना है। आप बैठाइए, अपना स्टाफ बैठाइए, फटाफट काम करी कराइए, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली सिचुएशन बार बार आकर के खड़ी हो जाती है। हम 6-6 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तक इंतजार करते रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री बंद करने की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। तो डिस्क्रिपेंसी जहां तक, तो अभी हमने जहां तक बताया ना कि ये जो ऑफिस में स्टाफ बैठा हुआ है काम करने के लिए, इनके ऊपर भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। संजीव शर्मा, संजीव शर्मा। सर थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो सारा हमें आज ये टॉपिक पे थोड़ा सा हमें अवेयर करवाया है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर जैसे बीइंग अ लॉ स्टूडेंट पे इस फील्ड में मैं स्पेशलाइज करना चाहता हूँ, स्पेशली इसमें करना चाहता हूँ, तो मुझे किस तरह के एक्सपीरियंस या किस तरह का स्टडी अपने ले जाना चाहिए, या किस तरह का एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए जिससे कि मैं इसमें एक सक्सेसफुल या एक अच्छा इफेक्टिव एडवोकेट बन सकूं, या इस फील्ड में मैं कर सकूं? इस पे सर कुछ गाइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, बड़ा नेचुरल क्वेश्चन आपने पूछा है। इसका जवाब हम एक तरीके से दे सकते हैं कि देखिए, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, वो बनते नहीं है, वो बने बनाए आते हैं। ठीक है कि थोड़ी बहुत पॉलिश करके हर आदमी उस क्वालिटी को हासिल कर सकता है। यानी आपके अंदर जो चीज है, सबसे पहले आप उसको पॉलिश करिए। यानी हमारे कहने का मतलब है कि आप जो काम बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जिस काम को करने में आपका मन लगता है, वो काम करिए, उसमें आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। अब अगर आप लॉ इंडस्ट्री की बात करते हैं, लॉ फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, और उसमें भी अगर हम आईपीआर इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए तैयारी हमको काफी पहले से करनी पड़ती है। इवन हमको, अगर हम लॉ स्टूडेंट हैं, अगर हम लॉ में अभी पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमको जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक्ट तो बाद में आता है। एक्ट का बेसिस क्या है, इसको पकड़ना सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आखिर लॉ जनरेट कहाँ से हो रहा है, क्यों जनरेट किया गया, इसको, इस लॉ को बनाया क्यों गया। सबसे पहले हमको ध्यान इसी चीज पे देना पड़ता है। अब इसके लिए हमको दुनिया के इतिहास में जाने की जरूरत पड़ जाती है। तो कहने का मतलब कि उतना पीछे नहीं जाइए, अगर आप चाहें तो पढ़ करके भी इन चीजों को हासिल कर सकते हैं। अब आपने पूछा कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि हम ज्यादा बेहतर एक कैरियर इसमें बना सकें। दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल। क्या आपको करना पड़ेगा? जो आप अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस लॉ के ग्राउंड जीरो की पोजीशन तक जाइए, और रोज, एवरी डे, you need to visit to the office, you need to visit to the books, you need to visit to the literature। जो कुछ नया डेवलपमेंट आता जा रहा है, बस खाली रोज 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा इसके ऊपर देते चले जाएंगे, आपको कुछ समय के बाद लॉ की जानकारी हो जाएगी। लेकिन डियर, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट मैं बताऊं, जिस चीज को हम लोग करके आ रहे हैं, अगर हमको लॉयर बनना है, अगर हमको परफॉर्मर या प्रोफेशनल बनना है, तो बिना टाइम डिवोट किए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, कोई शॉर्टकट नहीं है। बार बार आप इस चीज को लिख करके अपने को बहुत अच्छे से समझा लीजिए कि अगर आपने शॉर्टकट को पकड़ने की कोशिश की, आप
सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे, आप सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। ठीक है, बेशक आपके पास काम आ जाएगा, लेकिन लॉ समझने में तो आपको 10 साल लगेगा। लॉ की एथिक्स पकड़ने में, समझने में 10 साल लगेंगे। तब तक आप होमवर्क करते चलिए, थोड़ा बहुत लॉ को समझते रहिए, चलते रहिए, लॉ को समझते रहिए, चलते रहिए। और ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। अगर आप इसमें कैरियर लंबे समय तक के लिए बनाना चाहते हैं, या फिर लॉ को ही या इसी इंडस्ट्री को कैरियर बनाना चाहते हैं, आप आइए। लॉ से बढ़िया कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं है। सबसे बढ़िया प्रोफेशन ये है, सबसे डीप प्रोफेशन ये है, सबसे नॉलेजेबल प्रोफेशन ये है, और सबसे वेल्दी प्रोफेशन भी यही है। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। आप कहीं भी हो, किसी भी शहर में मौजूद हो, किसी भी शहर में मौजूद हो आप, मैं मेट्रो सिटीज की बात नहीं करता, मैं छोटे से शहर की बात करता हूँ। उस शहर के भी जो क्रीम लोकेशंस हैं, आप वहां पर देखिए लॉयर्स मौजूद, लॉयर्स को आप पाएंगे वहां पर। किसी भी शहर की जो क्रीम लोकेशन है, क्रीम पोजीशन है, उसके ऊपर लॉयर्स को आप पाएंगे, निश्चित तौर पे वहां पर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो लॉ प्रोफेशन है, जो लॉ इंडस्ट्री है, ये सबसे ज्यादा देने वाली इंडस्ट्री है। अगर आपने इस इंडस्ट्री को देने की शुरुआत की, अगर आपने इसको देना शुरू किया, तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देती है, नेम फेम सब कुछ देती है। बस एक चीज ये मांगती है आपसे, लगे रहिए और लगे रहिए और लगे रहिए। अगर आपने शॉर्टकट पकड़ने की कोशिश की, तो कोई वहां पर एक्सक्यूज नहीं है। यस प्लीज। Thank you. Anyone else, if there is any question, you may raise your hands. With this, we end this session. I thank you so much, sir. It was such a pleasure, privilege, and honor to have you with us today. On behalf of IMT College of Law, I extend my heartiest thanks to you. And हमारी तरफ से भी आप सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। Thank you so much, sir. Thank you.